बेंजामिन नेतन्याहू गजा में युद्ध हार गए हैं? ये सवाल इसलिए दोस्तों क्योंकि अब तक जो नेतन्याहू गजा में बम रॉकेट बरसा रहे थे वही नेतन्याहू अब गजा में आर्थिक मदद का ऑफर दे रहे हैं। गजा से बंधकों को, हमास से बंधकों को छुड़ाने वालों को $5 मिलियन का इनाम और इस्राइल में घर देने की लालच दे रहे हैं बेंजामिन नेतन्याहू। ये सब उन्होंने गजा में कहा है। जी हाँ, बेंजामिन नेतन्याहू ने गजा का जंग के बाद, जब से जंग शुरू हुई है तब से पहली बार गजा का दौरा किया है। पूरी खबर पर आगे विस्तार से चर्चा करेंगे, डिटेल के साथ आपको एक एक चीज बताएंगे। इसके अलावा आपको बताएंगे कि किस तरह से अब खुद इस्राइल की सेना ने ये कह दिया है कि वो गजा पर कब्जा नहीं कर सकती क्योंकि अब उसके पास सैनिक ही नहीं है। इसके अलावा दोस्तों इस्राइल के 28 सैनिकों की मौत की भी खबर है और एक कमांडर के घायल होने की भी बात कही जा रही है, जो कि इस्राइल के लिए एक तगड़ा झटका है। इस्राइल को एक बड़ा नुकसान है, वो भी तब जब उसके पास सैनिकों की भारी कमी है। इसके अलावा भी दोस्तों तमाम खबरें लेकर आपके सामने हाजिर हूं, इसलिए दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा और पूरी खबर जरूर देखिएगा। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आदाब दोस्तों, मेरा नाम है मिसबा खान और आप मुझे द लाइव टीवी पर देख रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने नाम के साथ अपने देश या आप जिस शहर से हैं वहां का नाम जरूर लिखा करिए। इससे हमें मदद मिलती है आपके लिए बेहतरीन कंटेंट लेकर आने के लिए दोस्तों। इसलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूला करिए और वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कर दिया करिए। वीडियोस तो आप लोग देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर किया करिए। चलिए अब बढ़ते हैं आज की खबरों की तरफ। दोस्तों आपको प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के ऑफर के बारे में बताने से पहले, जो कि उन्होंने गजा के लोगों को दिया है, और ये बताने से पहले कि किस तरह से गजा में इस्राइल के सैनिकों की हार हो रही है, आपको यूक्रेन से आ रही एक बहुत बड़ी खबर के बारे में बताना चाहती हूँ। रूस और यूक्रेन का युद्ध अब ऐसी जगह पर आकर खड़ा हो गया है जहां पर एक बड़ी तबाही की उम्मीद जताई जा रही है। रूस अब यूक्रेन पर न्यूक्लियर अटैक कर सकता है, न्यूक्लियर हमला कर सकता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। दरअसल अमेरिका ने यूक्रेन को रूस के खिलाफ लंबी दूरी की मिसाइलों का इस्तेमाल करने की इजाजत दी, जिसके बाद कल कुछ मिसाइलों का इस्तेमाल रूस के खिलाफ यूक्रेन ने हमलों में किया। अब अमेरिका ने इजाजत तो दे दी लेकिन अब वो खुद पीछे हट गया है। खबर है कि अमेरिका ने तुरंत अपनी एम्बेसी को कीव में बंद करने का आदेश जारी कर दिया है। अपने नागरिकों से अमेरिका जो है वो कीव छोड़ने की अपील कर रहा है, कह रहा है, या फिर कहीं सुरक्षित जगह पर जाने के लिए कह रहा है। ये कदम रूस के हमले की संभावना को देखते हुए उठाया जा रहा है। दोस्तों कीव में यूएस एम्बेसी ने चेतावनी दी है कि 20 नवंबर यानी कि आज रूस द्वारा यूक्रेन पर एक बड़ा मिसाइल हमला हो सकता है। हालांकि दोस्तों जरूरी नहीं है कि आज ही हो, यह हमला 20-21 तारीख के बीच में हो सकता है। सुरक्षा कारणों से ही दूतावास को बंद किया गया है, यानी कि एम्बेसी को बंद किया गया है और दूतावास के कर्मचारी को सुरक्षित स्थान पर रहने के लिए भी अमेरिका ने कह दिया है। सिर्फ अमेरिका ने ही नहीं बल्कि सारे बड़े देश अपना दूतावास टेम्परेरी बंद कर रहे हैं। खबर है कि कीव में इटली और स्पेन के दूतावास भी हवाई हमले के खतरे के कारण टेम्परेरी बंद कर दिए गए हैं। रूस के कई चैनल्स पर यह रिपोर्ट आ रही है कि रूस का जवाब बहुत ज्यादा तगड़ा होने वाला है, यानी कि दोस्तों ये न्यूक्लियर अटैक भी हो सकती है। न्यूक्लियर अटैक की भी संभावनाएं जताई जा रही हैं। उधर गजा में नेतन्याहू उनकी सेना युद्ध हार रही है। ये बड़ा दावा इसलिए कर रही हूं क्योंकि नेतन्याहू गजा में आर्थिक मदद का ऑफर दे रहे हैं। गजा से बंधकों को छुड़ाने वालों को $5 मिलियन का इनाम और इस्राइल में घर देने की बात वो कह रहे हैं। सोचिए, ये दिन आ गए हैं इस्राइल के कि अभी तक मिसाइल और रॉकेट दाग रहे थे, नेतन्याहू दगवा रहे थे, अपनी सेना से हमला करवा रहे थे, लेकिन अब लालच दे रहे हैं, पैसों का लालच। इसकी एक और वजह भी है दोस्तों, सैनिकों की कमी, जो कि खुद इस्राइल की सेना ने मानी है। गजा में तो उसने यानी कि इस्राएली सेना ने अपनी हार एक तरह से कबूल भी कर ली है। कैसे, ये मैं आपको बताऊंगी इस खबर के बाद, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि अब नेतन्याहू लालच देने के सिवा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि विपक्ष इस्राइल में लगातार नेतन्याहू को घेर रहा है बंधकों को लेकर। कल ही मैंने आपको ये खबर दिखाई थी कि किस तरह से विपक्ष के एक सांसद ने नेतन्याहू को सीरियल किलर कहा था।
और ये तक इसराइल की पार्लियामेंट में नेतन्याहू को कहा गया कि तुम्हें बंधकों के नाम तक नहीं पता है। कल ये खबर आई और आज बेंजामिन नेतन्याहू पैसे की लालच देने लगे बंधकों को छुड़वाने के लिए गजा के लोगों को। दरअसल दोस्तों, इसराइल और हमास जंग के बीच इसराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने पहली बार 19 नवंबर को अचानक गजा का दौरा किया। यहाँ वे इसराइली सैन्य ठिकानों पर पहुंचे। रक्षा मंत्री भी उनके साथ मौजूद थे। इसी दौरान उन्होंने इसराइली बंधकों को सौंपने वालों को $5 मिलियन देने की पेशकश की। नेतन्याहू ने घोषणा की कि गजा में जो कोई भी इसराइली बंधक को रिहा करवाने में मदद करेगा उसे एक सुरक्षित रास्ता दिया जाएगा, उसे और उसके परिवार को सुरक्षित यानी कि दोस्तों सेफली यहां से निकाला जाएगा। इसके साथ ही हर बंधक पर $5 मिलियन का इनाम दिया जाएगा। सोचिए, हर बंधक पर $5 मिलियन। इसराइल का दावा है कि गजा में अभी भी 101 बंधक मौजूद हैं, जिनमें से 1/3 मारे जाने की आशंका दोस्तों खबरों के मुताबिक जताई जाती रही है। वहीं इसराइल के भीतर बंधकों के परिवार लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और बेंजामिन नेतन्याहू से हमास के साथ सीजफायर की यानी युद्ध विराम की मांग कर रहे हैं। नेतन्याहू ने हमास के साथ किसी भी तरह के युद्ध विराम सीजफायर के प्रयासों को सिरे से नकार दिया है। हालांकि दोस्तों, नेतन्याहू का कहना है कि केवल सैन्य कार्रवाई से ही इन बंधकों को छुड़ाया जा सकता है। देखिए दोस्तों, नेतन्याहू अपने फायदे के लिए सीजफायर नहीं करना चाहते हैं क्योंकि इससे उनकी सरकार गिर सकती है। जी हाँ, विश्लेषकों का ये कहना है कि नेतन्याहू हमास के साथ संभावित समझौते को लगातार रोकते रहे हैं क्योंकि इससे उनकी सरकार गिरने का खतरा है और उनके ऊपर सुरक्षा में चूक की जांच शुरू हो सकती है। इतना ही नहीं, नेतन्याहू पहले से भी भ्रष्टाचार के मामलों में जांच का सामना कर रहे हैं और गजा युद्ध में उनका रुख उनकी राजनीतिक स्थिति को बचाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। दोस्तों, साफ है, नेतन्याहू बंधकों को बचाने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये सारी चीजें उनकी राजनीति का हिस्सा है। दोस्तों, अब आपको एक ताजा बड़ी खबर बताती हूँ जो फिलिस्तीन के गजा सेक्टर से आई है। चैनल 14 जो कि इसराइली चैनल है, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली सेना के कैफिर ब्रिगेड के नचशोन बटालियन के कमांडर को गंभीर चोटें आई हैं। ये घटना बेत लाहिया इलाके में उस वक्त हुई जब इसराइली सैनिकों और हमास के बीच जबरदस्त मुठभेड़ शुरू हुई थी। ये झड़प एक इमारत के अंदर ग्राउंड जीरो से शुरू हुई जहां दोनों पक्षों के बीच भयंकर गोलीबारी हुई। रिपोर्ट्स के अनुसार इसराइली कमांडर को गंभीर चोटें आई हैं। इसराइली अखबार येदियोत आहरोनोत के मुताबिक गजा पट्टी के उत्तर में जबालिया में चल रहे कब्जे वाले सैन्य अभियान में अब तक 28 इसराइली सैनिकों और अफसरों की मौत हो चुकी है। ये इसराइली सेना के लिए एक बड़ा झटका है दोस्तों। आईडीएफ यानी कि इसराइली रक्षा बल ने भी अपने एक सैनिक रॉय सैनन की मौत की पुष्टि की है, जो कि कैफिर ब्रिगेड के नचशोन बटालियन का हिस्सा था। वहीं इसराइल के एक मिलिट्री बेस में बड़ी तबाही हुई है दोस्तों, बड़ी तबाही मची हुई है। हिब्रू मीडिया के अनुसार कब्जे वाले फिलिस्तीन के उत्तर में नहारिया के पास एक इसराइली सैन्य अड्डे पर हिजबुल्लाह ने ड्रोन हमला किया, जिससे वहां मेजर डिस्ट्रक्शन यानी बड़ा विनाश हुआ है। इस हमले में 4 इसराइली सिपाही जख्मी भी हुए हैं। ये खबरों के मुताबिक ऐसा बताया जा रहा है। दोस्तों, इसराइली सेना की हालत अब खराब है, बुरा हाल हो गया है। हमने आपको पहले भी लगातार ये बताया है कि इसराइल के पास सैनिकों की कमी है और अब दोस्तों इसराइली सेना ने एक चेतावनी जारी कर दी है और ये चेतावनी साफ तौर पर इशारा कर रही है कि गजा में इसराइली सेना कमजोर पड़ रही है। एक तरह से कहा जाए कि वो युद्ध हार रही है तो बिल्कुल भी ये बात गलत नहीं होगी, क्योंकि इसराइली मीडिया की खबर है कि सेना का कहना है कि गजा पट्टी पर काबू पाना अब मुश्किल हो रहा है, क्योंकि फौज की संख्या और ताकत अब ऐसी नहीं रही कि वो गजा को पूरी तरह से काबू कर सके यानी कि उस पर कब्जा कर सके। इसराइली सेना कमजोर पड़ रही है और ऊपर से लगातार उसके ठिकानों को निशाना बना रहा है। हिजबुल्लाह कमांडर तक को जख्मी कर दिया है। रेजिस्टेंस ग्रुप ने दोस्तों जंग लड़ने के लिए सैनिक नहीं और नेतन्याहू सीजफायर को लेकर रोज नई शर्तें फेंक रहे हैं। कल हमने आपको बताया था कि नेतन्याहू ने लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ सीजफायर करने के लिए 3 शर्तें रखी हैं और आज ये बड़ी खबर आ रही है कि सीजफायर पर नेतन्याहू ने नया पैंतरा खेला है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने लेबनान के साथ सीजफायर
समझौता साइन करने के लिए तैयारी तो जताई है, यानी कि अपनी सहमति जताई है, वो तैयार तो हैं सीज फायर के समझौते पर सिग्नेचर करने के लिए, लेकिन इस समझौते में एक खास पहलू जोड़ा गया है। इसे आप नेतन्याहू का पैतरा भी समझ सकते हैं। नई चीज ये है कि सीज फायर समझौता साइन नेतन्याहू तब करेंगे जब इसमें अमेरिकी सेना का दखल हो। मतलब एग्रीमेंट के इम्प्लीमेंटेशन की निगरानी के लिए अमेरिकन मिलिट्री का रोल इस समझौते में शामिल होगा। वेबसाइट अल मॉनिटर ने कुछ डिप्लोमेटिक सोर्सेस के हवाले से ये बड़ी खबर बताई है दोस्तों, सामने आई है ये बड़ी खबर। दोस्तों, इस्राइल की हालत इतनी खस्ता है कि सैनिकों को अब चोरी करने की भी जरूरत पड़ने लगी है। इस्राइल से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है। चैनल 12 हिब्रू की रिपोर्ट के मुताबिक इस्राएली सेना के 2 सैनिकों को गिरफ्तार किया गया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने सेना के दक्षिणी बेस से हथियार चोरी किए और फिर उन हथियारों की तस्करी की। इसमें एक्सप्लोसिव्स और हैंड ग्रेनेड जैसे खतरनाक हथियार शामिल हैं। सवाल उठता है अब कि क्या इस्राइल, जो हमेशा अपने सुरक्षा तंत्र की मजबूती का दावा करता है, अब खुद अंदर से खोखला हो रहा है? आपका क्या मानना है, कमेंट में लिखिए। अब बात करते हैं अमेरिका और ईरान की। इस हफ्ते दोस्तों IAEA यानी कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की बैठक वियना में होने वाली है और इसमें ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने एक नया एंटी ईरान प्रस्ताव लाने की तैयारी की है। अमेरिका ने भी इन तीनों देशों के इस कदम का समर्थन किया है। अमेरिका ने घोषणा की है कि वो ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी, जिन्हें E3 या ट्रोइका कहा जाता है, के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ एक एंटी ईरान रेजोल्यूशन तैयार करने में सहयोग करेगा। अमेरिका और E3 का कहना है कि ईरान ने अपनी यूरेनियम समृद्धि 60% तक बढ़ा दी है, जो कि एक गंभीर मसला है। ईरान ने बार बार ये स्पष्ट किया है दोस्तों कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम शांति और नागरिक उद्देश्य के लिए है। खुद IAEA की कई रिपोर्ट्स में ये कहा गया है कि ईरान परमाणु हथियार बनाने की कोशिश नहीं कर रहा है, लेकिन अमेरिका और यूरोपीय देशों का रवैया इसे लेकर दोहरा मापदंड का परिचय देता है। IAEA के महानिदेशक राफेल ग्रोसी ने हाल ही में ईरान के साथ सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव बातचीत की है दोस्तों। ईरान ने आश्वासन दिया है, यानी भरोसा दिलाया है कि वो यूरेनियम के प्रमोशन को रोकने के उपाय करेगा। हालांकि ईरान ने यह भी चेतावनी दी कि अगर इस बैठक में कोई सख्त प्रस्ताव पास किया गया तो वो अपनी परमाणु नीतियों में बदलाव कर सकता है। आपको बता देती हूँ दोस्तों, आपको याद दिला देती हूँ कि अमेरिका ने खुद 2015 में JCPOA परमाणु डील से पीछे हटकर इसकी शर्तों का उल्लंघन किया था। इसके बावजूद ईरान ने बार बार कहा है कि अगर अन्य पक्ष समझौते का पालन करें तो वो भी अपने कदम पीछे खींचने को तैयार है। इसके बाद ईरान ने धीरे धीरे अपनी परमाणु प्रतिबद्धताओं को कम कर दिया। IAEA की कई रिपोर्ट्स ये साबित कर चुकी है कि ईरान ने डील का पालन किया है। इसके बावजूद अमेरिका और यूरोपीय देश बार बार ईरान पर दबाव बनाने की राजनीति कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या ये सारा विवाद ईरान के परमाणु हथियार बनाने के डर से है या फिर वेस्टर्न कंट्रीज की जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटेजी का हिस्सा है? दोस्तों, इन सब के बीच एक खबर यह भी है कि इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक अमेरिकी सुरक्षा कंपनी की बनाई योजना पर विचार करना शुरू किया है। इस योजना के तहत गजा के उन इलाकों में जिन्हें इस्राएली सेना ने हमास से मुक्त करा लिया है, मानवीय सहायता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। नेतन्याहू ने इस योजना पर चर्चा के लिए गजा दौरे के बाद एक अहम बैठक की। इस बैठक में इस्राएली रक्षा मंत्रालय, सेना और खुफिया एजेंसियों के आला अधिकारी ने हिस्सा लिया। वल्ला की रिपोर्ट के मुताबिक ये योजना पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू की जाएगी, लेकिन ये भी साफ है दोस्तों कि इस योजना के पीछे राजनीतिक और सामरिक मंशा छिपी हो सकती है। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आज की हमारी वीडियो पर आपकी क्या राय है, आज की खबरें आपको कैसी लगी, कमेंट में अपनी राय जरूर लिखा करिए दोस्तों। इससे हमें हौसला मिलता है आपके कमेंट को पढ़ के आपके लिए इसी तरह की अच्छी अच्छी खबरें, सच्ची खबरें लेकर आने का, सच की आवाज बनने का। इसलिए कमेंट जरूर किया करिए और वीडियो को लाइक भी जरूर किया करिए। फिर मुलाकात होगी आपसे कुछ नए मुद्दों के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।